हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियो में दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टडी कर लिए थे और आज के वीडियो में हम अपने रिमेनिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। तो हमारा थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट एजम्पशन। ठीक है ना, मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या होता है? देखो, मनी मेजरमेंट एजम्पशन होता है, जैसे कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस के वो ट्रांजैक्शन और इवेंट जिनको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उनका ही रिकॉर्ड करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं मनी मेजरमेंट एजम्पशन में क्या लिखा है। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जिनको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं का ही रिकॉर्ड किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द इंफॉर्मेशन which cannot be expressed in terms of money is not included in accounting records। दूसरे शब्दों में कहें तो वो इंफॉर्मेशन जिनको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनका हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑन अकाउंट, ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जिनको हम मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं, अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं का ही रिकॉर्ड किया जाता है। इन इंडिया all the accounts we will use only the Indian currency, एग्जाम्पल रुपीज़ एंड पैसे। मतलब इंडिया में अकाउंट्स में जो है सिर्फ इंडियन करेंसी को ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि रुपीज़ एंड पैसा। एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड, एग्जाम्पल ऑनेस्टी एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। ठीक है, और जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका अकाउंट्स की बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी हो गई, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और एजम्पशंस। ठीक है ना, अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और एजम्पशन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता होता है, आपको पता है कि अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड होता है। तो इस टाइम पीरियड में जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और अजम्पशन। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? फॉर मेजरिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस पीरियोडिकली द वर्किंग लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज स्प्लिट इनटू शॉर्ट पीरियड कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। मतलब किसी भी बिजनेस की वर्किंग लाइफ को मेजर करने के लिए जो फाइनेंशियल डाटा को शॉर्ट पीरियड में जो रिकॉर्ड किया जाता है, कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड, उसको ही हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। ठीक है, दिस concept requires that a balance sheet and profit and loss account should be prepared at regular intervals for calculation of profit and loss and ascertaining फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स कंप्यूटेशन एट्सेट्रा। मतलब ये कंसेप्ट ये कहता है कि इसके लिए कंपनी को जो है इसके लिए कंपनी को एक इंटरवल के टाइम, रेगुलर इंटरवल पर जो है अपना बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट और P&L के थ्रू ही है जो हम किसी भी कंपनी को, बैलेंस शीट के थ्रू हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उसकी परफॉर्मेंस को जानते हैं एंड ऑफ द ईयर में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कंपनी को साल के ड्यूरेशन ऑफ द ईयर में क्या प्रॉफिट हुआ है एंड क्या लॉस हुआ है। ठीक है ना, तो ईयर दैट बिगिन फ्रॉम 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर इज नॉन एज कैलेंडर ईयर। 1 जनवरी से जो शुरू होता है 31 दिसंबर को ख़त्म होता है ईयर, उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। एंड जो ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट, द ईयर दैट बिगिन्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज नॉन एज फाइनेंशियल ईयर। मतलब 1 अप्रैल से
किसी भी ईयर के जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर और नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर के 31 मार्च को एंड होता है, उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता है, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल मतलब प्रीवियस डाटा को बेस बनाकर जो हम अपने प्रेजेंट डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट दैट ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस। मतलब ये कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंट्स की बुक में जितना भी असेट्स का रिकॉर्ड किया जाता है वो सब उसके परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है ना, मतलब असेट्स का जो रिकॉर्ड किया जाता है वो उसके परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि उसके मार्केट प्राइस पर। ठीक है, विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। और इस परचेज प्राइस में उस मशीन, उस एसेट्स को जो को लेने का जो खर्च है, एक्विजिशन का जो खर्च है, उसको लाने ले जाने का जो खर्च है, उसको इंस्टॉल करने में जो खर्चा है, वो उसके परचेज प्राइस में ही इंक्लूड होता है, नॉट इट्स मार्केट प्राइस। इसके मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि अ मशीन वाज परचेज बाय ABC लिमिटेड फॉर ₹6 लाख। मतलब एक मशीन जिसको हमने 6 लाख, एक ABC लिमिटेड है, उसने एक मशीन जो है वो 6 लाख रुपये में परचेज की है। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 पर स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 1000 रुपीज़ उसकी ट्रांसपोर्टेशन पर स्पेंड किए एंड 2000 रुपीज़ वो स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड 2000 रुपीज़ उसके इंस्टॉलेशन पर स्पेंड किए। द टोटल अमाउंट एट विच द मशीन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज आइटम्स ₹6,03,000। तो वो ये कहते हैं, तो अकाउंट्स की बुक में जो मशीन का रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो इन सारे प्राइस का टोटल मीन्स 6,03,000 पर किया जाएगा। दिस कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट, और इस कॉस्ट को ही हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट ड्यूअलिटी डील विद डबल इफेक्ट। मतलब जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि ड्युअलिटी जो है वो डबल इफेक्ट से डील करती है। दिस एस्पेक्ट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस एस्पेक्ट्स के बेस पर ही अकाउंट्स, बिजनेस की जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। और इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पर ही बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स का अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू फोल्ड इफेक्ट। इस प्रिंसिपल की अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो फोल्ड इफेक्ट होते हैं। क्या? इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो हर एक ट्रांजेक्शन के कम से कम दो अकाउंट होते ही, हर ट्रांजेक्शन जो है वो कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। मतलब अगर एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे अकाउंट को और हमें क्रेडिट करना ही होता है। ठीक है, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। इफ़ अ बिजनेस स्टार्ट विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। एक बिजनेस है जिसको हमने 2 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया है। तो देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। देखो इस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। फर्स्ट क्या? ऑन द वन हैंड द बिजनेस हैज़ असेट्स। एक तो ये कि बिजनेस के पास असेट्स आ गई है कैश की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैश ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, while on the other hand the business has to pay to the proprietors a sum of ₹2 lakh। ठीक है, और दूसरी तरफ ये बिजनेस की बिजनेस का जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, उसके लिए उसकी लाइबिलिटी होती है ये बिजनेस की। ठीक है ना, विच इज़ नॉन एज प्रोप्राइटर कैपिटल, जिसको हम प्रोप्राइटर कैपिटल कहते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एज फॉलोज। तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से शो करेंगे? टोटल एसेट्स इक्वल टू में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स क्या हुई? इन द फॉर्म ऑफ कैश ₹2 लाख।
और बिजनेस के अपने ऑनर के लिए, प्रोप्राइटर के लिए कितनी लाइबिलिटी हुई, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये था हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट स्टेट दैट रिवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसी बिजनेस ट्रांजेक्शन जिससे हमें रिवेन्यू मिल गया, जिससे हमें रिवेन्यू यानी कि जिससे हमें इनकम हुई है, ठीक है ना, तो उसका हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। व्हेन कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और राइट टू रिसीव कैश ऑन सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे हमें कैश के फॉर्म, चाहे हमें कैश रिसीव हो गया है या फिर हमें एक राइट मिल गया है कैश को रिसीव करने का, ठीक है ना, गुड्स और सर्विस को सेल करने पर। मतलब अगर एक कंपनी अपनी गुड्स एंड सर्विस को सेल करती है, तो जब वो सेल कर देती है अपने प्रोडक्ट को, तो उसको या तो वो कैश बदले में, उसको या तो अपने कस्टमर से कैश मिल गया है, अगर कैश मिल गया है तो भी उसको रिवेन्यू जनरेट, तो उसको बिजनेस को रिवेन्यू हो गया है, तो उसको रिवेन्यू का वो अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लेकिन सपोज अगर कस्टमर्स ने अभी आपको कैश नहीं दिया है, उसने कहा कि भाई वो आपको 2-3 महीने में दे देगा या फिर 1 महीने बाद दे देगा, 15 दिन में दे देगा, तो भी हमें रिवेन्यू मिल गया है। ठीक है ना, मतलब हमें कैश का राइट, कैश को रिसीव करने का राइट मिल गया है, तो हमें उसका अकाउंट की बुक में तभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है ना, द टर्म रियलाइजेशन मीन्स कि रियलाइजेशन का मतलब क्या है? टर्म का क्रिएशन ऑफ लीगल राइट टू रिसीव मनी। ठीक है ना, कि मनी आपको रिसीव हो गई है या मनी को रिसीव करने का आपको लीगल राइट मिल गया है। ठीक है ना, सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट। ठीक है, तो सेलिंग गुड्स का रियलाइजेशन होता है, रिसीविंग ऑर्डर का नहीं होता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए एक कस्टमर है, उसने बिजनेस को जो है ऑर्डर दिया है अभी, तो जब तक वो कंपनी जो है अपने प्रोडक्टों को सेल नहीं कर देती है, उस कस्टमर को प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं दे देती है, तब तक उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। मतलब अगर वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में है जो गुड्स एंड सर्विस, तब हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंट की बुक में। जब वो डिलीवर हो जाता है कस्टमर को, तब हमें कैश या तो रिसीव हो जाता है या फिर हम उस कैश को रिसीव करने का राइट, लीगल राइट मिल जाता है, तब हमें उसका अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? इट इज़ मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट में हमें अपने रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस दोनों को मैच करना होता है और दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, नहीं सॉरी, इक्वल नहीं होने चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट क्या, नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट में हम अपने रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं और बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? इट इज़ बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये अकाउंटिंग पीरियड पर बेस्ड कंसेप्ट है। द मैचिंग कंसेप्ट रिक्वायर, मैचिंग कंसेप्ट कहता है दैट एक्सपेंसेस शुड बी मैच टू द रिवेन्यूज अर्नड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको हमें रिवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए। फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू, मैचिंग कॉस्ट के लिए मैचिंग कॉस्ट के को रिवेन्यू के साथ मैच करने के लिए फर्स्ट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, पहले हमें अपने रिवेन्यूज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। फिर उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट आई है हमें उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अकाउंटिंग में एक्रूअल बेसिस को जो है वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। It provides more appropriate information about the performance of a business enterprise as compared to cash basis. एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो कैश बेसिस के कंपेयर में, कैश बेसिस की तुलना में किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की
परफॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। According to accrual concept, accounting revenues and expenses are recorded in the books of accounts. एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमें रिवेन्यू हुए हैं एंड एक्सपेंसेस हुए हैं उनको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए व्हेन दे आर अर्नड, जब वो हमें प्राप्त हो गए हैं, मिल गए हैं, और इनकर्ड, ठीक है, जब वो हमें मिल चुके हैं या फिर हमें वो मिलने वाले हैं, एंड नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड इन कैश, या फिर और जब तक वो रिसीव ना हुए हो या फिर उनको कैश में पेड ना किया हो तब तक हम उनका अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स कस्टमर आर अलाउड टू पे आफ्टर सम टाइम, एग्जाम्पल इन 30 डेज और 60 डेज। मतलब अगर कोई भी क्रेडिट सेल कस्टमर्स को की गई है और भाई कस्टमर को बोला है कि भाई वो उसको अलाउड किया, मतलब क्रेडिट सेल करी है कि भाई वो 30 डेज बाद या 60 डेज बाद हमको वो पे कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमने अपनी सेल कर दी है तो हमें कैश या तो आज मिलेगा, अभी हमने क्रेडिट किया है तो ऑब्वियसली 30 डेज और 60 डेज बाद हमें वो कैश रिसीव हो जाएगा। तो हमें कैश रिसीव होने का लीगल राइट मिल चुका है तो हम उसका अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सच केसेस रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स इज रिकॉर्डेड। तो इस केस में रिवेन्यू जो हमें सेल्स से जो रिवेन्यू हुआ है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं व्हेन सेल्स एक्चुअली हैपन। ठीक है, जब सेल्स हमने एक्चुअल में कर दी है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्नड इवन इफ मनी हैव नॉट येट बीन रिसीव्ड। ठीक है, इनकम का तब रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब वो हमने कमा ली है, जब वो हमें अर्न कर ली है। ठीक है, चाहे हमें उसकी मनी अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई हो, लेकिन क्योंकि हमने इनकम अर्न कर ली है तो हम उसका अकाउंट में रिकॉर्ड दिखाते हैं। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर। एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड तब किया जाता है जब वो हो चुके होते हैं। ऑकर मतलब जो हुआ है। ठीक है, तो जब वो हो गए हैं एक्सपेंसेस तो उनका रिकॉर्ड कर लिया जाता है। नॉट नेसेसरीली, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका व्हेन दे आर एक्चुअली पेड इन कैश, के उनको कैश में एक्चुअल में पेड कर दिया गया है। ठीक है, जब आपका एक्सपेंसेस हो गया है, चाहे उसका मनी आपने पेड किया है या नहीं किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको उसका अकाउंट रिकॉर्ड कर देना पड़ता है। ठीक है, एंड लास्ट हमारा है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड in a financial manner free from the person bias of either the management or the accountant who prepared the account। मतलब ये कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन अकाउंट्स की बुक में जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं वो फाइनेंशियल मैनर में रिकॉर्ड होनी चाहिए। वो किसी भी पर्सन या किसी भी मैनेजमेंट या फिर उस अकाउंटेंट जो कि अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहा है, हर किसी की बायस से फ्री होना चाहिए। बायस मतलब कोई भी जानबूझकर कोई भी गलती करे या किसी तरह की रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में किसी भी तरह की कोई भी गलती जानबूझ के वो नहीं करे। ठीक है, अफेक्टेड ना हो, उसमें बायस फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और साथ ही बने बेल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।